नमस्कार दोस्तों, मैं केम आज फिर हाजिर हूँ। जो हम कल वीडियो के बारे में बात कर रहे थे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 लेकर मैं हाजिर हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है अगर मैं 35A और 370 और कश्मीर इशू पूरा अगर एक वीडियो में समझाऊँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और लोग बोर फील करेंगे। तो इसीलिए मैं सोचा कि इसको कई पार्ट में लेके आते हैं। तो आज सेकंड पार्ट हाजिर है। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिकैप कर लेते कि कल हमने क्या देखा। कल हमने ये देखा कि 1947 हुआ, भारत की आज़ादी हुई, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। फिर बहुत सारे छोटे छोटे देश थे जो भी कुछ भारत से मिलना चाहते थे, कुछ पाकिस्तान से मिले। तो भारत के हिस्से में लगभग 535 देश आए जो भारत के साथ विलीन हुए, मतलब कि भारत के साथ उनका मिलाप हुआ। भारत में वो मिल के भारत के देश बन गए। पहले वो छोटे छोटे देश हुआ करते थे। उसके बाद 3 बड़े मेजर इशू आए, जैसे कि अपना जूनागढ़ का आया, उसके बाद हैदराबाद आया और एक जम्मू एंड कश्मीर आया। तो हैदराबाद का मैंने बताया था कि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था 1 साल के लिए उन्होंने 1947 में साइन किया था, 48 तक वो चल रहा था। और उसका जूनागढ़ का प्लेबिसाइड करा के वो इंडिया में आ गया था। पटेल जी ने वहाँ पे प्लेबिसाइड कराया, मतलब जनमत प्रस्ताव पारित कराया, तो वो भारत में सम्मिलित हुआ। उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर के बारे में जाना कि वहाँ पे कैसे कबाइलियन को लेके वर्जिस्तान से वहाँ से पाकिस्तान और वर्जिस्तान के सोल्जर्स, मतलब वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल थे उनको उनमें अपने सोल्जर्स डाल के, जो कि सिविलियन ड्रेस में थे, वो लोग आए और कश्मीर पे अटैक करने के लिए लगभग 20,000 की फौज उनकी रही, जो कि फुल्ली आर्म्ड और ट्रेंड लग रहे थे। और वो कश्मीर में बढ़ते चले जा रहे थे। फिर कैसे बारामूला से पहले जो कश्मीर से ब्रिज है, पीओके से और कश्मीर से जो ब्रिज है, वो एक ही रास्ता था वहाँ से यहाँ आने के लिए। तो लगभग 22 तारीख को जो यहाँ पे राजेंद्र सिंह थे, जो कि ब्रिगेडियर हुआ करते थे उस समय में कश्मीरी सेना के, तो उन्होंने वो ब्रिज उड़ाया, अपने जान पे क्या, उन्होंने वो ब्रिज उड़ाया, जिससे 2 दिन लेट हुई। नहीं तो सेना पाकिस्तान की पहले ही आ जाती और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो फिर 26 तारीख की रात को क्या हुआ, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद वीपी मेनन, दोनों लोग वहाँ से एग्रीमेंट साइन करा के लाए यहाँ पे। उसके बाद माउंटबेटन ने साइन किया सुबह की, मतलब 26 तारीख की रात 12 बजे के बाद सुबह लगभग 27 तारीख की सुबह तक उन्होंने साइन किया। तो फिर जाके उसके बाद रजामंदी हुई कि हाँ यहाँ से फौज जाएगी। फिर भी माउंटबेटन थोड़ा सा डिसमैच कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पटेल जी अड़े गए कि अरे अभी हम जाते हैं, मदद करनी है, क्योंकि अब तो हो गया, वो हमारा हिस्सा हो गया। माउंटबेटन का कहना था कि कश्मीर अभी अभी तो आपका हिस्सा बना हुआ है, अभी अभी आप आज़ाद हुए हो, अब किसी देश को जस्ट आज़ाद होके लड़ जाना या कुछ कर लेना, इतना हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, हम उतने हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो फिर पटेल जी का कहना था कि 4 दिन भूखे रह लेंगे, उसमें क्या है, लेकिन हम मदद के लिए जाएंगे। तो फिर यहाँ से सेना गई कश्मीर से लड़ने के लिए और कश्मीर के साथ खड़े होके उनसे लड़ने के लिए। वहाँ पे एक मेजर इशू हुआ कि शेख अब्दुल्ला, जिसको राजा हरि सिंह ने कैद करा के रखा था, उसको उन्होंने आज़ाद किया नेहरू जी के दबाव में, नेहरू जी के प्रेशर में आके उन्होंने शेख अब्दुल्ला को आज़ाद किया। तो शेख अब्दुल्ला आज़ाद हुए। उसके बाद यहाँ पे आर्मी एक्ट चालू हो गया पाकिस्तान के अगेंस्ट में, इंडिया का आर्म्ड एक्ट चालू हो रहा था, सारी चीज़ें हुई जा रही थी। और मतलब बहुत अच्छा, शेख अब्दुल्ला वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो वो मिल के भारतीय सेना को रिसीव करना, फिर रिसीव करके उन्हें आगे तक ले जाना, कश्मीर को खाली कराना, ये सारा काम शेख अब्दुल्ला भारत की फ़ौज का मदद कर रहे थे उस हिसाब से। दूसरी बात, शेख अब्दुल्ला कभी भी पाकिस्तान में मिलना चाहते नहीं थे, वो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के एकदम अगेंस्ट में थे, इसीलिए वो नेहरू जी के अच्छे दोस्त भी रहे। तो नेहरू जी का मानना ये था कि जो लोग कहते हैं कि नेहरू उनको कश्मीर दे दिया ऐसा वैसा, तो मेरे हिसाब से शायद नहीं, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री चाहता था। शेख अब्दुल्ला डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते थे, वो राजतंत्र को ख़त्म करना चाहते थे। और हमें भी कौन सा राजतंत्र चाहिए था, हमें भी तो डेमोक्रेसी में ही बिलीव था, हम भी डेमोक्रेटिक ही होना चाहते थे। तो हुआ क्या, ये सारे इश्यूज के बीच में हमारे सोल्जर लड़े जा रहे थे। फिर धीरे धीरे काफ़ी ये युद्ध है, लगभग 1.25 साल चला। 1947 अक्टूबर 20 अक्टूबर 1947 से लेके कुछ 31 दिसंबर 1948 तक ये युद्ध चला। उसी बीच क्या हुआ, नवंबर में 2 नवंबर को नेहरू जी
2 नवंबर 1947 को नेहरू जी कहाँ यूएन में चले गए। उन्हें यूएन पे भरोसा तो वो यूएन में चले गए। यूएन में चैप्टर 6 के तहत उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। चैप्टर 6, चैप्टर 7 नहीं। चैप्टर 7 और 6 में बड़ा फर्क है। चैप्टर 6 है जिसमें यूएन फैसला जो देगा उसको मानना ना मानना सामने वाले के ऊपर है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन चैप्टर 7 के तहत अगर आपने कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराई है तो उसे मानना अनिवार्य हो जाता है। तो पंडित जी ने वहाँ थोड़ा सा अच्छा काम किया। उन्होंने 6 के तहत नहीं, 7 के तहत नहीं, 6 के तहत उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर कराई। अब उसमें क्या, अमेरिका और ब्रिटेन जो लग रहा था तब तक कि भारत के सपोर्ट में रहेंगे, वहाँ पे ब्रिटेन और अमेरिका ने यूएन में भारत के खिलाफ वोटिंग की, जिससे नेहरू जी थोड़े से बहुत ही हताहित हुए। उन्हें बड़ा बुरा लगा, डिसहार्टेड फील हुआ कि ऐसे कैसे ये हमारे साथ कर सकते हैं। फिर भी 1948 21 अप्रैल को यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया। अब वो रेजोल्यूशन क्या पास किया, उसके 3 पार्ट रहे रेजोल्यूशन के 3। तो रेजोल्यूशन जो पास हुआ, यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया 21 अप्रैल 1948 को, और वो रेजोल्यूशन में 3 पार्ट रहे। एक CFO मतलब सीज फायर ऑर्डर रहा, उसके बाद टूसी अमेंडमेंट आया, एंड उसके बाद अदर्स आया। ये 3 चीज़ रही, 3 पार्ट। अब सीज फायर का क्या रहा कि उसमें ये कहा गया कि पहले आप युद्ध थोड़ी देर के लिए रोके, युद्ध विराम करें। रोके मतलब कोई भी फायरिंग एक दूसरे पार्टी की तरफ से नहीं होगी, क्योंकि जिन्ना चाहते थे कि जब मिलिट्री आर्मी एक्ट यहाँ से इंडिया से हो रहा था वहाँ पे जाके, तो जिन्ना चाह रहे थे कि पाकिस्तानी आर्म भी इंडिया पे अटैक करे और युद्ध हो। लेकिन वहाँ पे जैसा कि ब्रिटिशर्स ने करके रखा था कि वहाँ पे जो आर्मी हेड रहेगा वो कोई ब्रिटिशर्स रहेगा, इंडिया में भी एक आर्मी हेड जो रहेगा वो ब्रिटिशर्स रहेगा। तो माउंटबेटन को और नेहरू को जब ये परेशान हो गए जिन्ना, तो उन्होंने बुलाया था कि आप आ जाओ, लाहौर आ जाओ, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो पटेल जी ने कहा कि हम क्यों जाएंगे बात करने। पटेल जी अड़ गए अपनी बात पे कि हम क्यों जाएंगे बात करने, युद्ध उन्होंने किया, आर्मी उन्होंने भेजी, सेना उन्होंने भेजी, वो यहाँ से रहते नहीं, कश्मीर हमारा है, हम इसके पार्ट है, वो हमारा पार्ट है, और मिलने भी हम जाए, बुलाएं भी वो और मिलने भी हम जाए, क्यों जाएंगे, हम लाहौर नहीं जाएंगे, आना होगा तो वही आएंगे। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं होगा। नेहरू जी को नेहरू करके बुलाते थे। तो उन्होंने जब आर्मी भेजी है और उन्होंने सब कुछ किया है तो उसमें हम क्यों मिलने जाएंगे। तो इस बात पे पटेल जी अड़ गए, और नेहरू को वो नेहरू ही बोलते थे क्योंकि वो पटेल जी उनसे उम्र में लगभग 14 से 17 साल बड़े थे, तो इसीलिए वो उन्हें नेहरू ही कहते थे। तो हुआ ये उस टाइम पे कि माउंटबेटन फिर उनसे जिन्ना से मिलने लाहौर गए। 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन जिन्ना से मिलने लाहौर गए। तो वहाँ पे जिन्ना का प्रस्ताव ये रहा कि हम युद्ध करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे भी हमारी आर्मी है, यहाँ पे भी हमारी आर्मी है, और हम यूएन के मेंबर हैं, और हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का सहयोग समर्थन नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पे यूएन की छवि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छी थी। तो माउंटबेटन किसी भी ऐसे प्रस्ताव में नहीं फंसना चाहते थे। साथ ही साथ उस टाइम जिन्ना ने ये वक्तव्य उनके सामने दे दिया था, माउंटबेटन के सामने, कि वो जो वहाँ पे कबायली आर्मी गई है या कबायली जो ट्रुप्स गए हुए हैं उसमें पाकिस्तानी सैनिक भी मौजूद हैं, तो उसका बेनिफिट मिला यूएन की रिजोल्यूशन में। तो यूएन का जो रिजोल्यूशन आया 3 पार्ट में आया। वो आपका सीज फायर वाला आया, सीज फायर ऑर्डर, फिर उसके बाद ट्रूसी अमेंडमेंट आया एंड अदर्स आया। तो सीज फायर का क्या हुआ, सीज फायर में बोला यह गया कि पहले की गोलीबारी एकदम से बंद की जाए, और जहां पे ही युद्ध विराम होगा, अस्थायी युद्ध विराम जहां पे होगा, उसी को टेम्परेरी बॉर्डर लाइन मान लिया जाएगा, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, उसी को मान लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे ये भी कि LOC कैसे बना, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर ये जो है कश्मीर साइड में, वो कैसे बन गया। तो वो LOC ऐसे ही, लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसे ही बना कि जहाँ पे इनिशियली उस टाइम पे फायर रुका। और दूसरी बात ट्रूसी वाला ये आया कि युद्ध को आप रोकेंगे, युद्ध को आप रोकेंगे। अब जब युद्ध रुकेगा उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अमेरिका का कहना था, यूएन का कहना ये था कि पहले पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ पे इन्वेड किया हुआ है, पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे है, और उसके पक्ष में भारत ने बहुत सारे सबूत भी यूएन में पेश किए हुए थे, जिससे ये साबित हो रहा था
कि पाकिस्तानी आर्मी उसमें इन्वॉल्व रही सारे झमेले में। तो हुआ ये कि यूएन उस बात से सहमत हुआ और उन्हें बोला कि पहले जो ये सब डिंडोरा पीटा जा रहा है ना कि कश्मीरियों के साथ ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान डिंडोरा पीट रहा है, ये ऐसा वैसा, तो वो ये चीज़ है कि यूएन जो बाद में चिल्लाते हैं उसमें यूएन ने पहले ये कहा कि पहले पाकिस्तान ने इन्वेड किया है तो पाकिस्तान पहले अपनी पूरी फोर्सेस वहां से हटाए, डिसमेंटल करे, पूरी फोर्स पीछे लेके जाए, मतलब पीओके भी खाली करे। दूसरी शर्त ये कि जो ट्राइबल्स को लेके आया था वो कश्मीर के थे नहीं, उनका कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी उनसे लड़ाई कराई, झगड़ा कराया, तो वो यहाँ पे आके बस गए, तो उन्हें भी यहाँ से हटाए, उन्हें भी यहाँ से ले जाने का व्यवस्था करे पाकिस्तान। जब आगे की 2 शर्तें मंजूर होंगी तब क्या होगा, थर्ड शर्त ये थी कि तब भारत भी वहां से अपनी सेना हटाएगी और वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिलके जनमत प्रस्ताव पारित कराएंगे और उसके प्लेबिसाइड कराएंगे, जिसमें जो भी चीजें मान्य होंगी वो मान ली जाएंगी। और नेहरू जी से कहा जाता है कि वो एक गलती वहां पे शायद चूक गए, लेकिन चूकने का नहीं है वो बात, एक तरीके से और भी उसका एक और नजरिया भी, दोनों नजरिया के सामने रखेंगे, बाकी आप देखिएगा कि जब 1 नवंबर को माउंटबेटन लाहौर गए थे। अच्छा, माउंटबेटन ने जब एग्रीमेंट पे जो विलय पत्र था कश्मीर का जो साइन किया था, तो उन्होंने तभी भी कहा था कि अभी तो ठीक है लेकिन मेरा प्रस्ताव ये है। उन्होंने कंपलसरी या कुछ ऐसा कंडीशनल नहीं बोला था, उन्होंने प्रस्ताव, अपना एक ओपिनियन दिया था, जैसे कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में ओपिनियन देते हैं वैसे ही ओपिनियन था उनका कि अगर आप चाहें तो वहां पे जनमत संग्रह करा लीजिए, प्लेबिसाइड करा लेना ही शायद से हमारे हिसाब से अच्छा होगा। तो एक वो, उसके बाद जब, और वो बात से नेहरू जी शायद प्रभावित हुए, क्या हुए, 2 नवंबर को उन्होंने क्या किया, 2 नवंबर 1947 को उन्होंने खुले मन से बिना किसी से राय मशवरा किए उन्होंने ये कह दिया कि हम जनमत प्रस्ताव कश्मीर में लेके आएंगे। अच्छा, उसी की वजह से ये इशू जो उठते बैठते रहते हैं, तो ये जो बोला गया ना कि वो जो अमेंडमेंट साइन किया गया है, वो जो लेटर साइन किया गया है मर्जर का, उसमें सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें बकवास हैं, उसमें ऐसा कुछ साइन नहीं किया गया। वो सब लेटर जो है, जितनी भी रियासतें भारत में विलयित हुई हैं, जितनी भी रियासतें भारत से आके मिली हैं, सबका कॉपी ऑफ लेटर एक सेम है। उसमें सिर्फ जैसे अपने लेटर लिखते हैं ना, ऊपर का बॉक्स, नीचे का बॉक्स खाली रहता है, कोई उसके अगर गवर्नमेंट की किसी भी चीज में रखते हैं तो ऊपर का बॉक्स आपका नाम पता, नीचे का बॉक्स आपका नाम पता, डेट लिखने के लिए जो खाली रहता है, बस उतना ही खाली था, बाकी सब का सेम रहा। बाकी सब जितने भी भारत में विलय हुए सबके डॉक्यूमेंट के जो पेपर्स, लाइंस थे, सारे कुछ इक्वल थे। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि एग्रीमेंट में तो हरि सिंह ने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, ऐसा कुछ किसी ने नहीं कहा था। ये बात वहीं से उठी जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला अपने मुंह से कि वी विल गो फॉर द प्लेबिसाइड आफ्टर ऑल दीज ऑफ इश्यूज व्हेन गेट रिजॉल्व्ड आउट। जब ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे तो हम जनमत प्रस्ताव लाएंगे। अब उनके कहने का भी एक नजरिया होता है। उनके नजरिए के हिसाब से क्या था, उनके हिसाब से बेस्ट ये लगा कि जो लेह लद्दाख का पार्ट है, जो लेह लद्दाख का पार्ट है और जो जम्मू का पार्ट है, वो सब कुछ, वो सारा पार्ट अपना किस में आ जाएगा, इंडिया में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे ज्यादातर पॉपुलेशन और तो हिंदू पॉपुलेशन थी, तो वो इंडिया में मर्ज होने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान तो बना था एक धर्म के नाम पे, क्योंकि यहाँ पे एक धर्म, अब जब किसी का बोल दिया जाए कि एक धर्म के नाम पे है तो कोई भी बंदा आउटसाइडर वहां जाने के लिए डरेगा, क्योंकि वहां पे मुझे उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से रहना पड़ेगा। इंडिया इज अ फ्री कंट्री फॉर एवरी रिलीजन, एज वी ऑल नो दैट। तो उस हिसाब से उन्हें यहाँ कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। दूसरी चीज, जो कश्मीर का पार्ट था, वहां पे शेख अब्दुल्ला इतने पॉपुलर थे कि उन्हें, उन्हीं की बात सब मान रहे थे और वो पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के एकदम अगेंस्ट में थे। तो इसलिए उन्हें, पंडित जवाहरलाल नेहरू को फुल कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं प्लेबिसाइड इस समय कराता हूं, अगर इस समय प्लेबिसाइड हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है, जो जम्मू और कश्मीर है, वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये कह देना कि वो ऐसे नहीं थे वैसे थे, उनका
दिमाग ऐसा वैसा। तो एक बड़े ओहदे के बाद अगर बंदा कुछ सोचता है तो दो थिंकिंग होती है, आप उसको किसी भी तरीके से ले लो, पॉजिटिव या निगेटिव। मुझे लगता है उनका वे ऑफ थिंकिंग यही रहा होगा, क्योंकि उस समय की कंडीशन अगर आप समझते हो तो मेरे हिसाब से तो शायद वही बेटर हुआ। और नागालैंड एक हिस्सा आया जो भारत में आया, उसका आर्टिकल 371A में उसको रिजोल्व करके लाया गया भारत में। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वो अगर भारत में विलयित हुआ तो वो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुआ, शायद दूसरा कोई होता तो कर भी नहीं पाता, क्योंकि वो लोग मरने मारने कटने काटने के लिए रेडी थे नागा लोग अपने समुदाय के लिए। तो पोल अपार्ट उस टॉपिक पे हम नहीं जाते हुए अपने जम्मू कश्मीर के टॉपिक पे हम रहते हैं थोड़ा सा। तो ये जो दो शर्तें लाई गई कि यहाँ पे दो शर्तें अगर पूरी की जाएंगी तब भारत अपनी सेना पीछे लेगा और वहां पे जनमत प्रस्ताव पारित कराया जाएगा वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और थर्ड में अदर्स में आया कि और जो विभिन्न बातें छोटी मोटी बातें रहेंगी वो उसमें हुआ। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कहने का एक तरीका और भी रहा, क्योंकि उसी दरमियान कि 47 में अपना हैदराबाद ने साइन किया था एग्रीमेंट, और एक साल का तो 48 में वो एग्रीमेंट खत्म होने वाला था। तो हुआ क्या कि वहां पे टेंशन ये क्रिएट हो रहा था, उसी समय पे हैदराबाद का जो रूलर था उसकी सपोर्ट में पार्टी बनी थी MIM, जो आज ओवैसी साहब वहाँ के MP उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो वो उग्र विचारधारा की पार्टी थी, उग्रवादी नहीं कहेंगे, उग्र विचारधारा कहेंगे। आतंकवादी और उग्र विचारधारा में ये कि जहां पे हिंसा हो वहां पे आतंकवाद, और जहां पे उग्र हो मतलब हिंसा ना हो वो उग्रवाद। तो ये उग्रवादी पार्टी रही। तो जहां से ये लोग आए उनका बेसिक फंडा, बेसिक सोच ये रहा कि हम जो है कश्मीर से विलयित होंगे, हम पाकिस्तान से जाके मिलेंगे। वो पाकिस्तान फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे, उनको उनके ऊपर पूरा हाथ वहां के निजाम का था, जो वहां का नवाब, जो वहां का राजा था, किंग था जो वहां का हैदराबाद का, उसका। अब ये दोनों पार्टी मिलके एक नया तिकड़म रजाकार एक पार्टी बनाई जिसमें लगभग 1 लाख बंदों की भर्ती कराई। और उनको ऑर्डर दिया गया, वो लोग क्या किए कि उस दरमियान जहां पे स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट साइन हुआ था उस टाइम पे जितनी भी पॉपुलेशन वहां पे थी जो इंडिया के सपोर्ट में थी, ऑब्वियसली उसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदू रहे और कुछ मुस्लिम्स भी रहे, तो जो भी थे उनको मारा गया। ऑलमोस्ट वैसा ही जैसा बारामूला में कबायलियों ने किया था, वैसा ही ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे हैदराबाद में ये लोग रजाकार कर रहे थे उतनी ही। तो ये खबर इनको समझ में आई, नेहरू जी को समझ में आई, तो इन्हें लगा कि थोड़ी सी इंटरनेशनल छवि अपनी मेंटेन, ग्लोबल लीडर थे ये थोड़ा सा, तो अपना अगर मैं ऐसा करूंगा तो विश्व मंच पे क्या असर जाएगा, और नया नया हमारा देश बना है, अभी हम इन्वेड कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो लफड़े हो जाएंगे। तो पटेल जी का ये कहा जाता है कि पटेल जी ने बिना किसी से परमिशन लिए, बिना कुछ किए, डायरेक्ट उन्होंने हैदराबाद अपनी सेना भेज दी। उस सेना के अध्यक्ष रहे चौधरी साहब, और उनको बोला गया कि जाओ फटाफट काम निपटा के। उन्हें लगा 2-3 दिन में काम निपट जाएगा, लेकिन 4 से 5 दिन का काम लगा। तो 13 सितंबर 1948 को उन्होंने हैदराबाद में अपनी सेना भेजी, और 18 सितंबर को हैदराबाद ने सरेंडर कर दिया भारत के लिए कि हम भारत में विलयित होंगे। तो अब उसमें पता ये चलता है, वहां पे एक कमेटी बनाई नेहरू जी ने, कमेटी के द्वारा पता ये चलता है कि उस मैस्केयर में लगभग 20 से 40 हजार लोग का डेथ हुआ, मारे गए। लेकिन जर्नलिस्ट लोग ये बताते हैं उसमें 1 से 2 लाख आदमी मरे थे। हाउ ब्रूटल दैट वाज। अब वो युद्ध और वो जो स्टैंड स्टिल जो पूरा पीरियड रहा 1 साल का, उस बीच में इतनी चीजें हुई। अब निजाम क्या किया, निजाम ये सारा मैटर लेके UN पहुंच गया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, भारत उग्र देश है और भारत हमारे ऊपर हमला कर दिया, इन्वेडर हमारे लिए, ये वो। तो पटेल जी से तलब हुआ, पटेल जी ने कहा कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं था, वो छोटी सी पुलिस की ट्रुप थी, पुलिस गई थी, वहां का लोग का झगड़ा चल रहा था, तो हम सपोर्ट के लिए गए थे, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। वो मैटर वहां पे रिजॉल्व हुआ और हैदराबाद आज भारत का हिस्सा है, हम सब जानते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम हो रहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम हो रहा था। तो हुआ क्या कि जब ये मैटर जो कश्मीर का चल रहा है, अब इसको सॉल्व करना है। अब
इसको जो करना है, इसके लिए जो भी हमें विचार करना पड़ेगा कि अभी तो भारत का हिस्सा है, तो प्लेबिसाइड जब होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल अब जल्दी होती ही नहीं है, क्योंकि पहले 2 कंडीशन पाकिस्तान फुलफिल करेगा तब तीसरा हम फुलफिल करेंगे ना। तो ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं था, और ऐसे जल्दी कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि कोई भी सेना इस स्थिति में अपनी सेना पीछे नहीं लेके जाती, क्योंकि अगर उसे लगता है कि अगर हम अपनी सेना पीछे लेके जाएंगे तो सामने वाला अटैक करके और चीजें कब्जा कर लेगा। उसमें कुछ गलतियां ये भी हुई कि जब युद्ध चल रहा था, युद्ध विराम की जब घोषणा हुई अपना 31 दिसंबर समथिंग में 1948 में, तो लगभग 1.25 साल जो युद्ध चला था, तो भारतीय सेना ने कहा था कि साहब अगर आप हमें थोड़ी सी अनुमति और छूट और दें, समय और दें, तो हम कश्मीर तो पूरा कम से कम अपने हक में ले लें। लेकिन नेहरू जी ने मना किया कि हमें इंटरनेशनल युद्ध के मोड में नहीं जाना, अगर पाकिस्तान अटैक कर दिया तो इंटरनेशनल इशू बन जाएगा, ये वो थोड़ा सा ग्लोबल नेता वाली छवि, तो वो दिक्कत उन्हें आई, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। नहीं तो शायद ये हो जाता कि कश्मीर, आज कश्मीर का मसला नहीं होता, कश्मीर हमारा पूरा होता। तो ये प्रॉब्लम्स वहां से थोड़ा सा हमें समझ में आती है कि जो भी हुआ इस वजह से हुआ। सेकेंड चीज ये रहा कि उसमें जो बताया जाता है कि उसमें बताया जाता है कि कितने लोग मरे, तो भारत के लगभग 1100 सैनिक मरे, और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल डेटा है उस हिसाब से लगभग 4 से 4,500 सैनिक पाकिस्तान के मरे हुए थे उस युद्ध में। तो ये रहा। अब जो कमेटी अपनी बनाई जा रही थी 26 नवंबर 1949 को, तो हुआ क्या कि दिल्ली अंडरस्टैंडिंग मीटिंग बुलाई गई। उसमें इसलिए मीटिंग बुलाई गई कि अब भारत के लिए जो भी करना है, कॉन्स्टिट्यूशन लाना है, सारा कुछ होगा। तो उसमें क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में ऑलमोस्ट नवंबर में आना था, हाँ, तो पहला उसका प्रस्ताव पारित हो जाना था और लागू भी होना था। तो हुआ ये उस टाइम पे 49 में कि दिल्ली कमेटी बुलाई गई। उस कमेटी में हिस्सा लिया उन्होंने, किसने, शेख अब्दुल्ला ने और पटेल साहब ने और नेहरू जी ने, ये 3 लोग उस अंडरस्टैंडिंग मीटिंग बोला जाता है। कमेटी की जो बात है वो 52 में हुआ समझौता, दिल्ली समझौता जो था वो 52, वो दूसरी चीज है। दिल्ली अंडरस्टैंडिंग मीटिंग जो है ये सेकंड चीज है, ये अलग चीज है, जो कि 26 नवंबर 1949 को हुआ, जिसमें 3 लोगों ने हिस्सा लिया। तो उसमें ये बोला गया कि अब जो ये इश्यूज चल रहे हैं इसके लिए सॉल्व करने के लिए कुछ करते हैं। तो जब भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण होता, गठन हो रहा था, तो उसमें जम्मू कश्मीर के भी 4 लोगों को नामांकित किया गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना फ्रेमवर्क होगा उसमें 4 लोग जम्मू कश्मीर के भी रहेंगे। तो अब वो 4 लोग रहे कौन कौन, शेख अब्दुल्ला खुद भी रहे उसमें, फिर अफजल बेग शेख अब्दुल्ला के दाहिने राइट हैंड रहे, जैसे अभी मोदी के लिए अमित शाह, वैसे शेख अब्दुल्ला के लिए अफजल शेख। फिर उसके बाद मसूदी एक लोग रहे, फिर उसके बाद एक मोतीराम भागड़ा रहे। ये 4 लोग अपनी कमेटी के, मतलब जो अपने राज्य को प्रेजेंट कर रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो ये सब मिलके ड्राफ्ट वर्क बनाया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वो जो ड्राफ्ट बन के आया उसको बोला गया 306 अनुच्छेद 306 ए। और उसको बाद में जब अमेंडमेंट लाया गया, 13th अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट मतलब कि सुधार थोड़ा सा उसको एब्रिविएट किया जाता है, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। कुछ कमियां सुधारी जाती है, कुछ नई चीजें ऐड की जाती है, पुरानी चीजें निकाली जाती है, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 13th अमेंडमेंट जब लाया गया नागालैंड के लिए 1962 में किया गया, वो नागालैंड के लिए किया गया। तो वो आर्टिकल कौन सा नया आर्टिकल बन के आया, वो कौन सा बना, 371, आर्टिकल 371। और उसी आर्टिकल को प्री में कहते हैं। ये जो 371 जो बन के आया ये नागालैंड के लिए बोला गया, क्योंकि इस आर्टिकल का पार्ट, ये जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो पार्ट है, ये 21th पार्ट है। इसको बोला जाता है टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। तो नागालैंड ने बोला कि हम विलयित आपने हो रहे हैं, हमें जो चीजें दी जाती है वो टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन है, मतलब परमानेंट तो है नहीं। तो इसमें एक और ऐड किया गया स्पेशल तो ऐड किया गया, जिससे ये 371A बना। उसके पहले क्या रहा, ये 370, जो 306A था अमेंडमेंट के बाद वो 370 बना, जिसको
अपने CA में क्या रहा, पार्ट 21 रहा, फिर से दोहरा रहा हूँ 21 रहा, और उसको बोला गया TTP, टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो नागालैंड ने बोला कि अगर आप मुझे इसमें डालते हो तो ये चीजें टेम्परेरी है, तो हमारे लिए क्या प्राविधान, एक्स्ट्रा प्राविधान क्या ला रहे हो। तो उसमें कुछ एड ऑन किया गया, जो एड ऑन आया वो स्पेशल का आया, उसको वो नया आर्टिकल जो बन के आया वो क्या हो गया 1962 में आया, और आर्टिकल कौन सा बन के आया 371A बन के आया। तो यहाँ पे आर्टिकल 370 जो था ड्राफ्ट हुआ और वो ये चीजें रही। अब बाकी की डिटेलिंग जो रहेगी कि इस आर्टिकल में क्या है और 35A कैसे आया, ये चीजें जो है इसमें क्या क्या है, क्योंकि अब यहाँ के बाद थोड़ा सा बाहर चीजें चलेंगी, थोड़ा सा डायग्रामेटिक हमें समझना पड़ेगा। तो ये वीडियो मैं आज के लिए यहाँ खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम आपको ड्रामेटिकली पूरा पाई चार्ट के हिसाब से पूरी चीजें समझाएंगे, क्योंकि आगे अगर इसमें मैं लाता तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। और साथ ही साथ अगर आप कुछ और चाहते हैं हमसे, किसी और टॉपिक पे हमसे आप चाहते हैं कि मैं उस पर बात करूँ, आपको थोड़ा सा एब्रिविएट करूँ, तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, अपने व्यूज जरूर दीजिए, क्योंकि आपके व्यूज ही हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं, जो हमें और अच्छे से काम करने में मदद करते हैं। सो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर योर ओपिनियंस, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाइए, क्योंकि अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज जम्मू कश्मीर इज ऑल अबाउट, या तो फिर ये कि 35A क्या है, स्पेशल राइट क्या दी गई। तो स्पेशल राइट के बारे में वही जो प्लेबिसाइड की बात नेहरू जी ने ओरली कही थी, वो रिटन में नहीं था। तो ये झूठ बातें फैलाई जाती हैं कि हरि सिंह ने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, उन्होंने साइन करा के दिया था कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब एक मिथ और मनगढ़ंत बातें हैं। फिर पाकिस्तान जो यूएन चिल्लाता रहता है, तो उससे ये बताना है, या कोई भी बोलता है यूएन का फैसला, यूएन का फैसला, तो यूएन का फैसला यही आया था, पहले आप अपनी 2 कंडीशनल शर्तें जो है पहले पूरी करिए, थर्ड तो हम तब करेंगे ना, पहले 2 करिए ऊपर वाले। तो ये सारी चीजें रही। आज के लिए वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ। नमस्कार, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, व्यू करते रहिए। जो भी आपको डाउट आता है प्लीज कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाइए, बुद्धिमान बनाइए और भारत का भविष्य उज्जवल करिए। हैव अ ग्रेट डे।